हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जुलाई मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और जुलाई मंथ के हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और कंप्लीट पीडीएफ हमारे जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन, ऑप्शंस एंड कंटेंट जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, बायलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही। और मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक कवर किए हैं और ये वीडियो हमने 39 पार्ट में कवर की है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 39 तक। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी। ये भी आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज। और आप लोग मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हिमानी बिस ब्लॉग। और आप लोग अगर आरबीआई सर्कुलर्स आपने नहीं देखा है लास्ट 6 मंथ का, तो वो भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, स्पेशली आरआरबी स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, द आरबीआई एंड विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू टू इम्प्रूव म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन देम। यानी कि आरबीआई और किस बैंक ने आपसी सहयोग में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडोनेशिया। बैंक ऑफ इंडोनेशिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। An agreement was reached between the Reserve Bank of India and Bank of Indonesia to increase collaboration in payment system, digital financial innovation, anti-money laundering and countering the funding of terrorism, AML-CFT। तो क्या बोला गया है इसमें कि आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग द फंडिंग ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया है। किसके बीच किया गया है? तो आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग इन बाली, द टू सेंट्रल बैंक्स एग्रीड टू ए एमओयू, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू फर्दर देयर म्यूचुअल कॉपरेशन। यानी कि बाली में G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान दोनों केंद्रीय बैंकों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति व्यक्त की है। बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। और बैंक ऑफ इंडोनेशिया के गवर्नर है पेरी वार्जियो। ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और याद रखिए, आपको सभी क्वेश्चन में कंटेंट जो मैं देती हूँ ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को जरूर पढ़ना है। कंटेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके पहले एग्जाम्स हुए हैं बैंक के, और जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who became the first woman and second Indian to feature on the wall of former chief economist on the of the International Monetary Fund IMF। क्या पूछा गया है कि IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है। यानी कि who became the first woman and second Indian, जो पहली वुमेन एंड सेकेंड इंडियन है टू featured on the wall of former chief economist of the IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कौन है? गीता गोपीनाथ। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? गीता गोपीनाथ इज द राइट आंसर। गीता गोपीनाथ जो है, ये हमने डिस्कस किया था। गीता गोपीनाथ जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं IMF की, और फर्स्ट वुमेन एंड सेकेंड इंडियन, ठीक है, गीता गोपीनाथ। India-born Geeta Gopinath became the first woman and second Indian to feature on the wall of former chief economist of the IMF। यानी कि भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है।
पहली महिला बनी है और दूसरी भारतीय बनी है। अब बात कर लेते हैं कि पहले कौन है, ये दूसरी इंडियन है, पहले इंडियन कौन है। The first Indian to achieve honor was Raghuram Rajan, who was chief economist and director of research of IMS between 2003 and 2006। तो ये जो सम्मान है इसको प्राप्त करने वाले जो पहले बने हैं वो है रघुराम राजन। पहले भारतीय अगर पूछा जाएगा तो वो बने हैं रघुराम राजन, और दूसरी भारतीय बनी है गीता गोपीनाथ, और अगर महिला या वुमेन की बात हो तो फर्स्ट वुमेन बनी है गीता गोपीनाथ। तो 2003 और 2006 के बीच आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान डायरेक्टर थे रघुराम राजन, और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पहले भारतीय कौन थे, वो थे रघुराम राजन। तो पूछा जाएगा कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू फीचर ऑन द वॉल फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। तो फर्स्ट इंडियन होंगे रघुराम राजन, सेकंड इंडियन है गीता गोपीनाथ, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर फर्स्ट वुमेन पूछा जाएगा इंडियन वुमेन तो वो है गीता गोपीनाथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, गीता गोपीनाथ was appointed as IMF chief economist in October 2018 and was later promoted as the IMF first deputy managing director in December last year। तो गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और बाद में उन्हें पिछले साल दिसंबर में आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। किसको? गीता गोपीनाथ को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं फिर बोलती हूँ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ रुपीज 1.67 करोड़ ऑन डैश फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि पीपीआई। क्या पूछा गया है इसमें कि आरबीआई ने पीपीआई से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर डैश पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो किस पे लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस पे लगाया है आरबीआई ने ये जुर्माना? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओला फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट आंसर है इसका ओला फाइनेंशियल सर्विसेज। The penalty has been imposed in the exercise of powers vested in RBI under Section 30 of the Payment and Settlement System Act 2007। तो क्या बोला गया है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है। तो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जाता है। लास्ट ईयर पूछा गया था कि किस पे लगाया है और कितना लगाया है, ऐसे डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि किस सेक्शन के अंडर लगाया है। तो आरबीआई ने सेक्शन 30 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर में लगाया है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो किसके अंदर में लगाया है? सेक्शन 30 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज 1.67 करोड़ ऑन ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड नो योर कस्टमर नॉर्म्स। यानी कि आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 1.67 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जुलाई 2022 फिनटेक स्टार्टअप वन कार्ड बिकम इंडियाज डैश यूनिकॉर्न पोस्ट $100 मिलियन फंडिंग। यानी कि जुलाई 2022 में फिनटेक स्टार्टअप वन कार्ड $100 मिलियन की फंडिंग कंपनी के बाद भारत का डैश यूनिकॉर्न बन गया है। तो भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है, ये पूछा गया है। क्या? वन कार्ड। तो वन कार्ड कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो बन गया है 104, 104वां यूनिकॉर्न बन गया है वन कार्ड। वन कार्ड है मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी। तो वन कार्ड जो है वो बन गई है भारत की 104वीं यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न होता क्या है, यूनिकॉर्न कंपनीज किन कंपनियों को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? जिनकी कंपनी वैल्यू जो है वो $1 बिलियन से या उसके ज्यादा होती है, $1 बिलियन तक होती है। द टर्म वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2013 कॉइन्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट एलन ली। ठीक है,
इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख सकते हैं और ये याद रखना है कि कौन सी बनी है वन कार्ड, तो ये 104वीं बनी है। वन कार्ड ए मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी रेज्ड $100 million in a series D round of funding backed by Teamseek, making it the 104th unicorn in India. India has created more than 20 financial unicorns so far in 2022, including OneCard, Open, Oxio and UB, formerly Credit Avenue. तो वन कार्ड एक मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कंपनी ने टेमासेक द्वारा समर्थित फंडिंग के सीरीज डी राउंड में $100 million जुटाए, जिससे यह भारत में 104वां यूनिकॉर्न बन गया है। तो भारत में बना है 104वां यूनिकॉर्न बन गया है कौन सा, वन कार्ड। और यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती हैं, वो होती हैं यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो किस में आती हैं, जिनका स्टार्टअप कंपनी वैल्यूड एट ओवर 1 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। भारत ने 2022 में अब तक 20 से अधिक वित्तीय यूनिकॉर्न बनाए हैं, जिनमें वन कार्ड, ओपन, ऑक्सियो और यूबी, ठीक है, इनमें ये सब इनमें शामिल हैं। तो 2022 में बनी कंपनियां हैं ये, 20 से अधिक कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न में बन गई हैं, उनमें ये सब कंपनी भी शामिल हैं। इनके नाम क्या क्या है, वन कार्ड, ओपन, ऑक्सियो और यूबी। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर इंक्लूडिंग QUED, Square Capital and Hummingbird Ventures also made investment in OneCard most recent round, which is owned by FPL Technologies of Pune. तो QD, Sequoia Capital, Hummingbird Ventures सहित मौजूदा निवेशकों ने भी OneCard के सबसे हालिया दौर में निवेश किया, जिसका स्वामित्व पुणे की FPL टेक्नोलॉजी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क जुकरबर्ग recently announced that the company is launching a new payments in chat features on Dash. तो मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में घोषणा की कि कंपनी डैश पर एक नया पेमेंट्स इन चैट फीचर लॉन्च कर रही है। किस पे कर रही है, वो कर रही है इंस्टाग्राम पे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग announced that the company is launching a new payments in chat feature on Instagram. With this new feature, users can purchase products for small business and track orders via direct messages on Instagram. तो क्या बोला गया है कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की कि कंपनी इंस्टाग्राम पर एक नया पेमेंट इन चैट फीचर लाने की पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च कर रही है। किसने अनाउंस किया है, तो मेटा सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने लॉन्च किया है कि इंस्टाग्राम पर कंपनी जो है वो पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च कर रही है। और इस नई सुविधा के साथ यूजर्स छोटे बिजनेस से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और इंस्टाग्राम पर सीधे संदेशों के माध्यम से ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, काफी इंपॉर्टेंट है कंटेंट, आप इसको जरूर देखिए। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन नेम्ड द 2022 वर्ल्ड बेस्ट एसएमई बैंक फॉर यूरो मनी फॉर द सेकेंड टाइम। क्या बोला गया है कि यूरो मनी द्वारा दूसरी बार निम्नलिखित में से किस बैंक को 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक नामित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। ठीक है, ये मैं आपको ना साथ में मेंशन कर ताकि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो और आपको याद आ जाए एग्जाम्स में कि क्या मैंने आपको पढ़ाया था। तो डीबीएस का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड बेस्ट एसएमई बैंक बाय यूरोमनी फॉर द सेकंड टाइम, द फर्स्ट टाइम इन 2018। तो सेकंड टाइम है ये, पहली बार कब था, 2018 में। तो डीबीएस बैंक को यूरोमनी द्वारा दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है। किसको दी गई है, डीबीएस बैंक को। और पहली बार कब दी गई थी, पहली बार दी गई थी 2018 में, दूसरी बार मिला है वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक में, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एसएमई बैंक है डीबीएस बैंक।
नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड इन पोजीशन एज ए ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर इन एसोसिएशन विद एसएमईज टू एनहांस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बैंक ने विकास और उन्नति को बढ़ाने के लिए एसएमई के सहयोग से एक वैश्विक उद्योग नेता के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की है। किस बैंक की बात हो रही है यहाँ पे? डीबीएस बैंक की। डीबीएस बैंक ऑल्सो क्लीन्स 3 फर्स्ट टाइम अवार्ड्स एट यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2022। फर्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2022। सेकंड है एशियाज बेस्ट बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट 2022। नेक्स्ट है एशियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई अवार्ड्स 2022। डीबीएस बैंक की हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर है सिंगापुर और डीबीएस बैंक के सीईओ है पीयूष गुप्ता। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको जरूर देखिए। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI Cards and Payment Services announced that it has entered into स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डैश। तो एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं ने घोषणा की कि उसने डैश के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया। किसके साथ किया? तो आदित्य बिरला फाइनेंस। आदित्य बिरला फाइनेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज अनाउंस्ड दैट इट हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला फाइनेंस ABFL, द लैंडिंग सब्सिडरी ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल फॉर द लॉन्च ऑफ आदित्य बिरला एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने घोषणा की कि उसने आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ रणनीतिक साझेदारी की है, जो आदित्य बिरला कैपिटल की उधार सहायक कंपनी है, जो आदित्य बिरला एसबीआई कार्ड के लॉन्च के लिए है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आदित्य बिरला फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following launched the Startup School India initiative which aims to gather relevant information on startup building into a systematic curriculum। तो निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की जिसका उद्देश्य स्टार्टअप बिल्डिंग पर एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना है? तो किसने किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गूगल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टेक जायंट गूगल लॉन्च द स्टार्टअप स्कूल India initiative which aims to gather relevant information on startup building into a systematic curriculum to help 10,000 startup in Tier 1 and Tier 3 cities। तो टेक जायंट गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू की जिसका उद्देश्य Tier 2 और Tier 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप की मदद करने के लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में स्टार्टअप बिल्डिंग पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, द 9-week वर्चुअल प्रोग्राम विल इन्वॉल्व 5 साइड चैट बिटवीन गूगल लीडर्स एंड कोलैबोरेटर्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो 9 सप्ताह के आभासी कार्यक्रम में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के गूगल नेताओं और सहयोगियों के बीच फायरसाइड चैट शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्टअप स्कूल इज अ सीरीज ऑफ गाइडेड ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन टू इक्विप अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स विद द टूल्स, प्रोडक्ट एंड नॉलेज दैट ग्रोइंग कंपनीज नीड। तो स्टार्टअप स्कूल शुरुआती चरण के स्टार्टअप संस्थापकों को उपकरण, उत्पाद और ज्ञान जैसे लेस के लिए डिजाइन किए गए निर्देशित ऑनलाइन प्रशिक्षणों की एक श्रृंखला है जिनकी बढ़ती कंपनियों को आवश्यकता होती है। Recently, which among the following signed bancassurance pact with हावड़ा बेस्ड पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक? यानी कि हाल ही में हावड़ा स्थित पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक के साथ निम्नलिखित में से किसने बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बैंक एश्योरेंस होता क्या है? बैंक एश्योरेंस एक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच टाई अप होता है इंश्योरेंस बेचने के लिए, उसको बोला जाता है बैंक एश्योरेंस। तो किसने किया है? वो है राइट आंसर एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अ बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड बिटवीन द पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। थ्रू द कॉर्पोरेशन एसबीआई लाइफ assortment of protection, wealth development, credit life, annuity and saving products will be made available at all Paschim Banga Gramin Bank branches throughout West Bengal, therefore enhancing the region's access to life insurance solutions। क्या बोला गया है कि सहयोग के माध्यम से एसबीआई लाइफ की सुरक्षा, धन विकास, क्रेडिट लाइफ, वार्षिकी और बचत उत्पादों को पूरे पश्चिम बंगाल में सभी पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक शाखाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे जीवन बीमा समाधानों तक क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Which of the following launched the Cyber World Edge Insurance Plan, a comprehensive cyber insurance cover for individual? यानी कि निम्नलिखित में से किसने साइबर वॉल्टेज बीमा योजना शुरू की जो व्यक्ति के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है? तो वो किसने किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? SBI जनरल इंश्योरेंस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो SBI General Insurance has launched the Cyber World Edge Insurance Plan, a comprehensive cyber insurance cover for individuals that provide protection against financial losses arising from cyber risk and attacks. तो SBI General Insurance ने साइबर वॉल्टेज बीमा योजना शुरू की है जो व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिविजुअल एक्सपोज टू एनी फॉर्म ऑफ साइबर रिस्क कैन बाय दिस पॉलिसी फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। फैमिली इंक्लूड सेल्फ, स्पाउस एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन अप टू 18th ईयर ऑफ एज। तो किसी भी प्रकार के साइबर जोखिम के संपर्क में आने वाले व्यक्ति इस पॉलिसी को अपने और अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। परिवार में स्वयं पति या पत्नी और 2 आश्रित बच्चे 18 वर्ष तक की आयु के शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which of the following bank has signed an MOU with Indian Air Force to provide specially designed products to the defense personnel under the bank's flagship scheme of रक्षक प्लस? तो क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने बैंक की प्रमुख योजना रक्षक प्लस के तहत रक्षा कर्मियों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पाद प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं पंजाब नेशनल बैंक ने। PNB इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Public sector bank PNB has signed a MOU with Indian Air Force under its flagship scheme PNB रक्षक स्कीम। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PNB ने अपनी प्रमुख योजना PNB रक्षक के तहत इंडियन एयरफोर्स के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौता ज्ञापन व्यक्तिगत बीमा कवर सहित IAF कर्मियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स के साथ साथ लाभों का एक पैकेज प्रदान भी करने पर केंद्रित है। इसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख। क्वेश्चन है, Who has been appointed as temporary chairperson of करूर व्यास बैंक? तो करूर व्यास बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मीना हेमचंद्रा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The RBI has authorized Meena Hemchandra appointed at Karur Vyas Bank temporary chairperson for 3 years according to private sector lender Karur Vyas Bank। तो निजी क्षेत्र के ऋणदाता करूर व्यास बैंक के अनुसार RBI ने मीना हेमचंद्र की नियुक्ति को 3 साल के लिए करूर व्यास बैंक के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अधिकृत किया है। और मीना हेमचंद्र एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन ऑफ द बैंक हैज बीन रिकमेंडेड बाय द बैंक टू द RBI इन मे। तो बैंक के गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष के पद के लिए हेमचंद्रन के आवेदन की सिफारिश बैंक ने मई में RBI को की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, What is the projected GDP growth rate of Indian economy in 2023 as per Nomura? तो नोमुरा के अनुसार 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो वो है 4.7% is the right answer. Nomura has cut in 2023 forecast for economic growth in India as measured by the gross domestic product to 4.7% from the earlier projection of 5.4% amid recession fear and rising interest rate। तो नोमुरा ने भारत में आर्थिक विकास के लिए अपने 2023 के अनुमान 2023 के पूर्वानुमान में कटौती कर दी है और नोमुरा ने मंदी की आशंकाओं और बढ़ती ब्याज दरों के बीच एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में 4.7% की ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया है, जबकि पहले ये 5.4% का अनुमान दिया था। किसने? नोमुरा ने। तो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि जीडीपी प्रोडक्शन जिन भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के द्वारा दिया जाता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो करंट वीडियो देख के जरूर जाएं। जो करंट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ वही एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड डेफिसिट हैज सर्ज्ड टू अ
रिकॉर्ड डैश इन द मंथ ऑफ जून। तो व्यापार घाटा जून के महीने में डैश कितना रिकॉर्ड तक पहुंच गया है, वो पहुंच गया है 26.1 यूएस डॉलर। कितना? 26.1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। So India's merchandise trade deficit went to a recorded 26.18 billion US dollar in June, wider than the government's earlier estimate of 25.63 billion US dollar. After the Commerce Ministry revised upwards both the exports and imports figures for the month. तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा महीने के लिए, जून महीने के लिए निर्यात और आयात दोनों के आंकड़ों को संशोधित करने के बाद भारत का व्यापार घाटा जून में रिकॉर्ड 26.18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो सरकार के पहले अनुमान के 25.63 बिलियन डॉलर से अधिक था। इसी के रिगार्डिंग अदर पॉइंट से आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Telecom operator Bharti Airtel has allotted over 7.1 crore equity shares to which company for rupees 734 apiece? तो क्या है इसका? एपीस क्या होता है? एक पीस। टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने किस कंपनी को 734 रुपये में 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? Google. Google is the right answer of this question. Telecom operator Bharti Airtel has allotted over 7.1 crore equity share to internet major Google for rupees 734 a piece. तो टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने 734 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इंटरनेट प्रमुख गूगल को 7.1 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। और the allotment is a part of Google's commitment to invest $1 billion US with Airtel, which included equity investment in the company worth 700 million US dollar. कितना? 700 million US dollar. अबाउट रुपीज 5,224 करोड़। तो आवंटन एयरटेल के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की गूगल की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें कंपनी में 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इक्विटी निवेश लगभग 5,224 करोड़ रुपये शामिल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं भारती एयरटेल की। तो फाउंडेड इन 1995, फाउंडर है सुनील भारती मित्तल, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल और एमडी सीईओ है गोपाल विठल। राइट आंसर जो अगर एग्जाम्स में पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के बाद। चलेंगे हमारे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है आशीष कुमार चौहान। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आशीष कुमार चौहान। द एनएससी हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ आशीष कुमार चौहान एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ। ही विल सक्सीड विक्रम लिमये whose 5-year term ended on 16th of July 2022। तो एनएससी ने आशीष कुमार चौहान को अपना नया एमडी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। वह विक्रम लिमये का स्थान लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज completed technical integration the new e-filing portal of the income tax department? तो किस बैंक ने आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा कर लिया है? तो वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोटक महिंद्रा बैंक। एज वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट बैंक्स टू बी फुली कनेक्टेड विद द न्यू पोर्टल, कोटक महिंद्रा बैंक हैज अनाउंस्ड द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेक्निकल इंटीग्रेशन विद द न्यू इनकम टैक्स ई-फिलिंग सिस्टम। तो नए पोर्टल से पूरी तरह से जुड़ने वाले पहले निजी बैंकों में से एक के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक ने नई आयकर ई फाइलिंग प्रणाली के साथ अपने तकनीकी एकीकरण को पूरा करने की घोषणा की है। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द लैंडर, कोटक महिंद्रा बैंक क्लाइंट्स कैन नाउ पे देयर डायरेक्ट टैक्सेस ऑनलाइन थ्रू द ई-पे taxes pages of the portal using Kotak Net Banking or in the person at a branch for its clients. This will make the tax payment procedure quick, easy and convenient. तो क्या बोला गया है कि ऋणदाता के एक बयान के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक ने
कस्टमर्स पे अब कोटक नेट बैंकिंग का उपयोग करके या किसी शाखा में व्यक्तिगत रूप से पोर्टल के ई पे टैक्स पेज के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष करों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के लिए यह कर भुगतान प्रक्रिया को त्वरित, आसान और सुविधाजनक बना देगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमने अपने जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 जो है वो कवर किया है और जल्दी ही मैं इसका पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी हमारा जुलाई मंथ का, और इसका आप लोग कंप्लीट पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका कंटेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने कंटेंट को जरूर पढ़ना है, चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ें, चाहे आप वीडियोस को पॉज करके पढ़ें। इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटेंट से, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिए, चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं, और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको चैनल पर आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।